हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयाग बोध में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो एग्जाम्स के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उन्हें हेड ऑफ द इंडियन स्टेट कहा जाता है, यानी वो क्या होते हैं, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट्स। और इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी भारत के वो प्रथम नागरिक कहलाते हैं। और ये जो प्रेसिडेंट होते हैं ये सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन के। अब हम लोग शुरू करते हैं। जहां पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी पर्सन के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहता है उसका मिनिमम एज क्या होना चाहिए। ऑप्शंस हैं 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स एंड 45 ईयर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो 35 ईयर्स होगा। यानी कोई भी व्यक्ति यदि इंडिया का प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम 35 ईयर एज का होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म लेंथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है उसका कार्यकाल क्या होता है इंडिया में। 3 साल, 5 साल, 4 साल या 6 साल, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 5 ईयर्स होगा। यानी जो टर्म होता है इंडिया में प्रेसिडेंट का वो 5 ईयर्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो क्राइटेरिया दिया है, तो कौन ऐसा है जो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन, a person of unsound mind, a member of parliament, a sitting chief ministers। यानी जो प्राकृतिक रूप से भारत का सिटीजन है वो, या जो अनसाउंड माइंड है, या जिसका दिमाग जो है तो सही नहीं है वो, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, या चीफ मिनिस्टर्स। तो इनमें से जो अनसाउंड माइंड पर्सन होते हैं इनको एलिजिबल नहीं माना जाता प्रेसिडेंट के पद के इलेक्शंस के लिए, ये एलिजिबल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। यदि प्रेसिडेंट की ऑफिस खाली हो जाती है तो हु परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तब उस वक्त जो हो तो प्रेसिडेंट का कार्य कौन करेगा। यदि किसी कारणवश इंडिया का प्रेसिडेंट कार्य नहीं कर रहा है तो उस वक्त प्रेसिडेंट के रूप में कौन कार्य करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इस हालात में जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होता है इंडिया का, वो जो है तो पद को संभालता है, वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है। जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है उसको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर सही होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को ओथ देने का, शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म। यानी किसी प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से उसका समय पूर्ण होने से पहले, 5 ईयर का जो टर्म होता है उसके पूर्ण होने से पहले कौन उसे उसके ऑफिस से हटा सकता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये अधिकार पार्लियामेंट के पास है। वो है इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा जो है तो प्रेसिडेंट को समय पूर्ण होने से पहले भी हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फॉर्म्स ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वेरियस पब्लिक ऑफिसर लिस्टेड इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति सहित अन्य जो ऑफिसर्स होते हैं उनके जो ओथ दिलाने का कार्य है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में दिया गया है ना, शपथ दिलाने का कार्य किस शेड्यूल के द्वारा तय होता है। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, या फोर्थ शेड्यूल में। तो इसके बारे में वर्णन है, ये थर्ड शेड्यूल में डिफाइन किया गया है ओथ कैसे दिलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस किस मेथड के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये होगा आंसर इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट के द्वारा जो है तो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
पहली कौन सी महिला थी जिन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया इंडिया में? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या सोनिया गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में इंडिया में कार्य किया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेटेड हाउ मेनी मेंबर्स टू द राज्यसभा? यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के मेंबर के रूप में? वो 1, 2, 3 या 12? यानी ये कुल मिला के 12 जो सदस्य होते हैं, 12 सदस्य मेंबर होते हैं, उनको नॉमिनेटेड करने का कार्य करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 मेंबर को नॉमिनेट कर जाते हैं। 250 मेंबर्स की जो है तो स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा में, जिसमें 238 इलेक्टेड होते हैं प्लस 12 क्या होते हैं? नॉमिनेटेड। तो 12 मेंबर को नॉमिनेटेड करने का काम प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव पोजीशन हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड करता है उसको क्या कहते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है कि हेड ऑफ स्टेट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये हेड ऑफ स्टेट का जो है तो पोस्ट प्रेसिडेंट जो है तो होल्ड करता है। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। What is the maximum age limit for the person to eligible for election as the president of India? यानी कोई भी पर्सन जो प्रेसिडेंट है या बनना चाहता है उसकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या बताई गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर, देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैक्सिमम एज लिमिट नहीं डिफाइन की गई, कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं बताई गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु among the following is not a member of electoral college for the presidential election? इनमें से कौन ऐसा है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसके इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं सम्मिलित होता? पहला है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, या इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, या इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं ये लोग जो है तो नहीं शामिल होते प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज में। कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा के जितने इलेक्टेड मेंबर होंगे, प्लस राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पांडुचेरी पुडुचेरी के भी लोग इसमें शामिल होते हैं। ये सब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं। नहीं शामिल होते तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसके इलेक्टेड मेंबर जो हो तो नहीं शामिल होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an individual who is not a member of either house of parliament can be appointed as a member of council of ministers but he has to become a member of either house within a period। यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, न लोकसभा का न राज्यसभा का, और यदि वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो वह मैक्सिमम कितने ईयर के लिए वह कितने समय तक वो प्राइम मिनिस्टर बना रहेगा यदि वह किसी भी हाउस का सेलेक्ट नहीं होता? तो उसको कब कितने समय के अंदर उससे किसी न किसी हाउस का मेंबर होना आवश्यक है? 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ या 3 मंथ? तो ये 6 मंथ, जो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी हाउस का मेंबर होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा पद है जिसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करता? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ एयरफोर्स या चीफ ऑफ द आर्मी? तो इसमें जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट नहीं करता, ये अपॉइंट किए जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। बाकी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उसको अपॉइंट करता है चीफ ऑफ द एयर फोर्स के, और चीफ ऑफ आर्मी के जो चीफ होता है उनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करता है। नहीं करता तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है, लोकसभा के जो एमपी होते हैं वो उनमें से चुने जाते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन प्रोसीजर इज यूज? जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है तो फॉलो किया जाता है वो आपको बताना है।
पहला है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू द लिस्ट सिस्टम। तीसरा है कलेक्टिव वोटिंग सिस्टम और चौथा है सेकेंडरी वोटिंग सिस्टम। तो इसमें से जो फॉलो किया जाता है सिस्टम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करने का, इलेक्ट करने का, वह है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ स्टेट बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है उसी के द्वारा जो है तो इलेक्ट किया जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न टू अ बिल सेंट टू हिम फॉर द assent and parliament once again pass the bill in its original form then president, यदि कोई प्रेसिडेंट बिल जो पार्लियामेंट पास करती है और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट उसको रिटर्न कर देती है, अगर पुनः जो है तो पार्लियामेंट एक बार पुनः उसी बिल को उसी फॉर्म में फिर से पास कर देती है, तो क्या प्रेसिडेंट को क्या करना होगा उस स्थिति में? कैन वंस अगेन रिटर्न, क्या पुनः वह रिटर्न कर सकती है द बिल द फर्दर रिकंसिडरेशन, या दूसरा ऑप्शन है कैन आस्क द रेफरेंडम ऑन द बिल, रेफरेंडम के लिए कह सकती है, रेफरेंडम कराने के लिए, या हैज टू गिव असेंट द बिल, उस बिल को असेंट देगी, या कैन सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द बिल। तो इस हालात में यदि दोबारा पार्लियामेंट उसको पास कर देती है बिल को, तो उस हालात में उसे प्रेसिडेंट को असेंट देना अनिवार्य होता है। तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा, हैज गिव टू असेंट द टू द बिल। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।